जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, जैसे कि कल की क्लास में जो है पूरा कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज 1.1 के जितने क्वेश्चन थे हम सब पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 के जो परिचय हैं, इसमें क्या है, फलन है और फलन के प्रकार हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार में, एकदम बेसिस से। फिर अगले क्लास में इसके प्रश्नों को एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों को शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में फलन और फलन के प्रकार के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो बच्चों आइए देखते हैं सबसे पहले फलन क्या है। फलन जो है एक प्रकार का संबंधी होता है, लेकिन जैसे हमने पिछले क्लास में संबंध पढ़ते आए हैं, संबंध में भी समुच्चय ए से समुच्चय बी से एक संबंध बनाया जाता था और संबंध भी हमने 3 प्रकार से पढ़े हैं। तो फलन भी एक प्रकार का संबंध ही है, लेकिन एक विशेष प्रकार का जब संबंध बन जाता है, एक विशेष दो समुच्चयों के जो है अंतराल एक विशेष प्रकार का जो संबंध बन जाता है वो फलन के रूप में हम मानते हैं। ठीक है, तो वह विशेष रूप क्या है, यहाँ पर हमने इसे डिफिनीशन के रूप में लिखा है ताकि क्लास में ज़्यादा समय ना लगे, जो है वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए हम इसको पहले से लिख दिए हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं फलन। फलन को हम प्रतिचित्रण भी कहते हैं। फलन को क्या कहते हैं, प्रतिचित्रण भी कहते हैं, जिसका इंग्लिश होता है मैपिंग। ठीक है, यह है फलन जिसे हम कहते हैं मैपिंग या कहें प्रतिचित्रण। ठीक है, प्रतिचित्रण दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर संबंध को एक विशेष रूप क्या डिफाइन किया गया है कि यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को, ठीक है, समुच्चय ए है उसमें कोई बहुत सारे अवयव रखे गए हैं, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध द्वारा बी के अद्वितीय अवयव से, बी क्या है, ए वो भी एक समुच्चय है, ठीक है ना, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध बी के अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक एक से करके, ठीक है, अद्वितीय का मतलब है केवल एक एक से करके, दोनों दो से नहीं, एक एक करके, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाता है तो यह संबंध फलन कहलाता है। यह जो संबंध बन जाता है वो फलन के रूप में हम मानते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर हम एक मान लीजिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर बताते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास है एक समुच्चय है, समुच्चय का यहाँ पर हमने मान लिया एक समुच्चय है ए, ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पर एक समुच्चय हमने मान लिया यहाँ पर बी है। इसमें जो अवयव हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से हैं, और इसमें जो अवयव हैं मान लेते हैं ए है, बी है, सी है और डी है, इस प्रकार से। तो डिफिनीशन कहने का मतलब, डिफिनीशन क्या कर रहा है, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को, समुच्चय के जितने अवयव हैं 1 से लेकर 4 तक को किसी संबंध द्वारा बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाता है तो यह संबंध फलन कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इसमें जितने अवयव हैं वो बी से क्या करें, संबंध रखें, तो यह जो संबंध बनेगा यह फलन के रूप में कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम फलन को यफ से लिखेंगे, इसलिए जो संबंध रखेगा वो यफ से रखेगा। ठीक है ना, जो संबंध रखेगा वो फलन होगा, ये इसे लिखेंगे हम यफ से। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक जो है ए से संबंध रखता है, 2 वाला बी से संबंध रखता है, और 3 वाला सी से संबंध रखता है, और 4 वाला जो है ये डी से संबंध रखता है, मतलब ए के जितने एलिमेंट है, जितने अवयव हैं, सभी किसी ना किसी से यहाँ पर बी वाले समुच्चय में संबंध रखना चाहिए। ये बात नहीं है कि 4 वाला डी से ही रखे, सामने वाला सामने से ही संबंध रखे, ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। 4 वाला ए से भी संबंध रख सकता है, 3 वाला जो है बी से भी संबंध रख सकता है, यह कंडीशन है। ठीक है, लेकिन ए में जितने अवयव हैं वो बी में जाके संबंध रखें, एक एक किसी भी अवयव को खाली ना छोड़ा जाए और ये किसी ना किसी से जाके बी वाले में संबंध रखें,
तो इस प्रकार का जो संबंध बनता है उसे हम कहते हैं फलन। तो हमारी बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे क्या है, इसमें कुछ पॉइंट हमने डाला है कि यदि यफ क्या है, फलन है। यफ क्या है, फलन है। यदि यफ ए से बी में प्रतिचित्रण है, मतलब फलन है, यदि यफ ए से बी में फलन है, तब इसे हम किस प्रकार लिखते हैं। जैसे अभी आपको कह दिया जाए कि ए से बी में फलन है, ए से बी में फलन है, ए से बी में फलन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि एफ सच दैट ए एरो का निशान बी, मतलब ए से बी में परिभाषित से दर्शाया जाता है। मतलब इसको कैसे पढ़ेंगे कि एफ सच दैट ए से बी में परिभाषित है, एफ सच दैट ए से बी में परिभाषित है, मतलब इसको हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। इतना ही यहाँ पर समझिए, ठीक है। अगला कुछ पॉइंट हमने डाला है कि यदि एफ मतलब फलन यक्स बिलोंग्स टू ए, यक्स जो है बिलोंग करे ए में, मतलब इस ए के जितने एलिमेंट हैं, इस ए के जितने एलिमेंट हैं इसको हमने मान लिया क्या है, ये एक्स है, ठीक है। और y बिलोंग करे बी में, मतलब जो बी के जितने एलिमेंट है इसको हमने मान लिया y से संबंधित करता है, तो y फलन f के अंतर्गत, तो y फलन f के अंतर्गत अवयव यक्स का प्रतिबिंब, जिसे हम इमेज बोलते हैं, कहलाता है। और यक्स जो यक्स है y का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने यहाँ पर एक समुच्चय ए ले लेते हैं, मान लीजिए एक समुच्चय है ए, और एक समुच्चय यहाँ पर ले लेते हैं बी, यहाँ पर एक समुच्चय हमने ले लिया बी, इस प्रकार से, ठीक है। इसके एलिमेंट हमने मान लिया कि यह है 1 2 3 4 5 आल्सो कुछ भी है। इसके एलिमेंट क्या है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, कुछ भी है, ठीक है। अब इसमें जो संबंध मतलब फलन रख रहा है ए से बी में किस प्रकार से परिभाषित है, जैसे ए का संबंध 1 से है, बी का संबंध 2 से है, सी का संबंध 3 से है, मतलब ये है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 का जो है डी से है, 4 का ई से है, ठीक है, ऐसा भी रख सकते हैं। लेकिन ए में कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए संबंध रखने के लिए बी से, ठीक है। ए में नहीं छूटना चाहिए, बी में भले छूट जाए, लेकिन ए में कोई भी एलिमेंट रह ना जाए संबंध रखने से, तभी फलन बनता है। अब समझिए कि ये हमने क्या लिखा है कि यफ जो है अगर यक्स बिलोंग करे ए में, मतलब यक्स जो है ए में बिलोंग करता है, तो जो ए वाला है इसको हमने पूरा मान लिया यक्स। जो ये वाला है ए का जो समुच्चय में जितने एलिमेंट है उसको हमने यक्स मान लिया। y बिलोंग्स टू बी में जो y वाला समुच्चय है उसको हमने मान लिया क्या है, जो b वाला समुच्चय है उसको, इनके सभी अवयवों को हमने y मान लिया। से संबंध करता है, तो y फलन जो y फलन है वो यक्स का प्रतिबिंब कहलाता है। यक्स का प्रतिबिंब कौन है, y। इसका मतलब जो y वाले हैं ये सभी, ये क्या है, यक्स का क्या है, प्रतिबिंब है, यक्स का प्रतिबिंब है, ठीक है। क्लियर हुआ बात। इसके मतलब जो b वाले समुच्चय हैं जिसे हमने y अवयव माना है, ये सभी क्या हैं, यक्स का प्रतिबिंब है। और जो यक्स वाला है, यहाँ देखो, तथा यक्स y का प्रतिबिंब है। जो यक्स वाला है y का क्या है, प्रतिबिंब है, तो ये क्या है, y का क्या है, पूर्व प्रतिबिंब। क्या है यहाँ पर, पूर्व प्रतिबिंब, y का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, पूर्व प्रतिबिंब है। ये बातें हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर यही दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि a एक समुच्चय है, b एक समुच्चय है, a से b में परिभाषित है, तो जो a वाला समुच्चय है वो b वाले का यक्स का, मतलब इसका अगर इसको हमने यक्स माना है तो ये यक्स का प्रतिबिंब कहलाएगा, और ये जो है y जो है यक्स का प्रतिबिंब बन जाएगा, और यक्स वाला जो है y का पूर्व प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है।
अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे कि जो x वाला है वो y बन रहा है, y का क्या बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब जो f ऑफ x है वो बराबर होगा किसके, y के, क्योंकि ये जो x वाला है ये परिभाषित कर रहा है किसमें, b में, मतलब फलन f ऑफ x इक्वल टू किसके, y के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो जो संबंध है वो फलन होने के लिए इसमें 3 कंडीशन जरूरी होती है। पहला कंडीशन क्या है, आइए चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट कुछ लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर a से b पर फलन, a से b पर फलन को हम f से लिखेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात क्या कह सकते हैं कि f सच दैट a टेंड्स टू b, मतलब a परिभाषित है b में। ठीक है, के लिए आवश्यक है, के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है, पहला पॉइंट ये आवश्यक है कि समुच्चय A व समुच्चय B, ठीक है, जो समुच्चय A है और जो समुच्चय B है दोनों आरिक्त समुच्चय होने चाहिए। तो पहला कंडीशन ये है कि समुच्चय A व B आरिक्त समुच्चय होनी चाहिए। ठीक है, होने चाहिए। पहला तो कंडीशन ये है फलन होने के लिए कि A और B जो समुच्चय हैं वो आरिक्त समुच्चय हों। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय A का प्रत्येक अवयव का समुच्चय B से प्रतिबिंब होना चाहिए, या समुच्चय B में लिख देते हैं, समुच्चय B में प्रतिबिंब होने चाहिए। ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के अवयव से प्रतिबिंब बनना चाहिए, मतलब एक एक करके प्रतिबिंब बना होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का B में एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, ठीक है, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव B में एक ही संबंध, एक ही प्रतिबिंब, एक ही प्रतिबिंब होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये जब 3 कंडीशन फॉलो कर पाएगा समुच्चय A समुच्चय B से, तब जाके वहाँ पर फलन हो पाएगा। पहला कंडीशन क्या है कि A व B आरिक्त समुच्चय होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में प्रतिबिंब होनी चाहिए, मतलब एक में जितने एलिमेंट हैं वो B से प्रतिबिंब हो। इसको पढ़ते कैसे हैं ये जान लीजिए। इसको पढ़ेंगे A का प्रतिबिंब B, A का प्रतिबिंब A
और 2 का प्रतिबिंब बी, 3 का प्रतिबिंब सी और 4 का प्रतिबिंब डी। इस प्रकार से इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो ए का समुच्चय है वो बी के समुच्चय में क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में एक ही प्रतिबिंब होनी चाहिए, एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ समझिए कि जैसे समझ लीजिए कि जो 2 है वो बी से संबंध रख सकता है और 2 जो है सी से संबंध रख सकता है, ये ठीक है, लेकिन बी वाला किन्हीं 2 लोग से संबंध नहीं रख सकते हैं। मतलब जैसे ए वाला है, ए वाला अगर 1 से संबंध रख रहा है तो ए वाला 2 से नहीं रख सकता, ना तो 3 से रख सकता, मतलब इसके केवल एक ही प्रतिबिंब बनने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर वही चीज़ लिखे हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में एक ही प्रतिबिंब होनी चाहिए, बी में केवल एक प्रतिबिंब होनी चाहिए, एक से अधिक नहीं होनी चाहिए, जैसे अभी हमने यहाँ पर चर्चा किया, ठीक है। तो ये से तो कुछ जो है फलन के बारे में बच्चों जो यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ डिस्कस किए हैं कि कैसे क्या यहाँ पर फलन होते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया, हम आशा करेंगे आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल लेकर यहाँ पर थोड़ा से और सर्टिफाई करते हैं। तो आइए बच्चों उदाहरण के आधार पर कुछ देखते हैं कि क्या फलन कब होते हैं, फलन कब नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखा है, ए के समुच्चय हैं 1 2 3, मतलब ए समुच्चय में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, बी में जो एलिमेंट हैं ए बी सी डी है, ठीक है। हमारे पास फलन दिया है, एक सवाल, ये 2 सवाल, ये 3 सवाल हैं। अब तीनों में से पूछ रहा है कि बताइए कौन से फलन है, कौन से फलन नहीं है, ठीक है। अब फलन की बात करें, सबसे पहले में देख लेते हैं। यहाँ पर 2 समुच्चय हैं, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है, ठीक है। इस प्रकार से हमने ले लिया। अब ए से बी में क्या है, परिभाषित है, मतलब एफ है। तो इसको हम यहाँ से ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 हैं, और बी में कितने हैं, ए बी सी डी ई है, ठीक। अब इसमें पहला सवाल कह रहा है 1 से, मतलब 1 का फलन है ए में, मतलब ए का प्रतिबिंब, 1 का प्रतिबिंब किस में है, ए में, तो 1 का प्रतिबिंब ए में, तो 1 का प्रतिबिंब किस में है, ए में। 2 का प्रतिबिंब बी में, तो 2 का प्रतिबिंब बी में रखेंगे। 3 का प्रतिबिंब सी में, तो 3 का प्रतिबिंब किस में है, सी में। 4 का प्रतिबिंब डी में, तो 4 का प्रतिबिंब डी में हो जाएगा। और 5 का संबंध भी किससे है, ये डी से, ठीक है। इस प्रकार से है। तो इसमें देखिए ए में जितने एलिमेंट हैं, ए में जितने एलिमेंट हैं सभी का संबंध बी से है, इसके मतलब यह फलन है। यह क्या है, फलन है। यह कैसा है, यह फलन है, ठीक है। चलिए अच्छा दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा वाला अगर चेक करें तो ये हो गया समुच्चय ए और ये हो गया समुच्चय बी, ठीक है। और इसमें हो गया 1 2 3 4 5 और इसमें हो गया ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए दूसरे में क्या रहा है, ए का प्रतिबिंब 1 में बन रहा है, तो ए का प्रतिबिंब फलन है एफ। ए का प्रतिबिंब 1 में बन रहा है, 2 का प्रतिबिंब बी में बन रहा है, तो 2 का प्रतिबिंब बी में, और 3 का प्रतिबिंब भी किस में, बी में बन रहा है, तो 3 का प्रतिबिंब भी बी में बन रहा है। और 4 का प्रतिबिंब ए में बन रहा है, तो 4 का प्रतिबिंब ए में बन रहा है। और 5 का प्रतिबिंब सी में, तो 5 का प्रतिबिंब किस में बन रहा है, सी में, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए ए में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा है जिसका संबंध बी में ना हो। बी में भले एलिमेंट छूट जाए लेकिन ए में नहीं छूटना चाहिए, तभी फलन बनता है। तो इसके मतलब यहाँ भी यह फलन है, यह फलन है। इस प्रकार से हम फलन चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज तो हो ही गया होगा कि फलन क्या होते हैं, फलन कब बनते हैं, ठीक है। अच्छा तीसरा वाला चेक कर लेते हैं। तीसरा वाला, ये हमारे पास संबंध ए हो गया, ये संबंध हो गया बी, मतलब ए का संबंध, ये बी का समुच्चय, दोनों में फलन है एफ से, है कि नहीं, अभी देख ले। तो पहले तो ए का है एक में इमेज 1 2 3 4 5 और ये हो गया ए बी सी डी। कह रहा है एक का इमेज 1 में, तो एक का इमेज ए में बन रहा है। 2 का इमेज मतलब प्रतिबिंब, 2 का प्रतिबिंब सी में बन रहा है, तो 2 का प्रतिबिंब सी में, 2 का प्रतिबिंब किस में है, सी में है, यहाँ जाएगा। और 3 का प्रतिबिंब डी में है, तो 3 का प्रतिबिंब किस में हो गया, डी में। 4 का प्रतिबिंब बी में है, तो 4 का प्रतिबिंब हो गया बी में।
अब यहाँ पर देखो 5 क्या हो गया, छूट गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, तब यहाँ पर फलन नहीं होगा। तो यह क्या है, यह फलन नहीं है, यह फलन नहीं है, ठीक है, यह फलन नहीं। बस इस प्रकार से हम फलन के कुछ उदाहरण लिए थे, जो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दर्शाया। हम आशा करेंगे आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा फलन के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फलन क्या है। तो बच्चों अब जानेंगे कि फलन कितने प्रकार के होते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं फलन के प्रकार। मुख्य रूप से फलन कितने होते हैं, फलन 2 प्रकार के होते हैं। देखिए कैसे, और उनके पार्ट भी हैं। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अगर फलन का हम बंटवारा करें तो फलन जो है 2 टाइप से बनते हैं। एक तो होता है फलन, पहला क्या है यहाँ पर इसको, ठीक है, फर्स्ट, पहला फलन क्या है, पहला जो है, पहला वाला है अंतःक्षेपी, क्या है, अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन, जिसे हम क्या बोल लेते हैं, किसे हम बोलते हैं, इसको इंग्लिश बोलते हैं इनटू, क्या बोलते हैं, इनटू। इसका एक नाम और है जिसे कहते हैं इंजेक्टिव, क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं, अंतःक्षेपी फलन, जिसे हम बोलते हैं इनटू या कह सकते हैं इंजेक्टिव फलन। और दूसरा क्या है, दूसरा है आच्छादक फलन, जिसे बोलते हैं ऑन टू, इसे बोलते हैं सरजेक्टिव फंक्शन, क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन। दूसरा नाम क्या है, सरजेक्टिव फंक्शन, और इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑन टू इसे कहते हैं, इसे इन टू कहते हैं, ठीक है। आच्छादक फलन है, ये क्या है, अंतःक्षेपी फलन है। अब यह 2 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। यह जो है 2 प्रकार का होता है। अब 2 प्रकार के कौन कौन हैं, चलिए यहाँ पहला लिख देते हैं, पहला टाइप। ये जो पहला है, ये पहला वाला है, पहला वाला क्या है, अंतःक्षेपी एकांकी, क्या है, अंतःक्षेपी एकांकी अंतःक्षेपी एकांकी फलन, ठीक है। पहला क्या है, अंतःक्षेपी एकांकी फलन। और इसमें जो दूसरा पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट, इसका जो दूसरा पार्ट है वो है अंतःक्षेपी बहु एकांकी फलन, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या होगा, एकांकी का मतलब होता है 1 क्या होगा, 1 इनटू फंक्शन, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या होगा, 1 इनटू फंक्शन। और इसका जो इंग्लिश होगा, इसका होगा मेनी वन इनटू फंक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया। ये 2 प्रकार के हैं, अंतःक्षेपी एकांकी फलन, अंतःक्षेपी बहु एकांकी फलन। 1 इनटू फंक्शन, मेनी 1 इनटू फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसमें भी 2 प्रकार के फलन हैं। पहला फलन कौन सा है और दूसरा फलन कौन सा, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर। चलिए, तो जो पहला फलन है, फर्स्ट वाला, ठीक है, पहला फलन क्या है, वो है आच्छादक एकांकी
फलन। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा पार्ट कौन सा है? आच्छादक बहुएकांकी फलन। इसका इंग्लिश क्या होगा? 1 1 onto फंक्शन। ठीक है, 1 onto फंक्शन। और इसका जो इंग्लिश होगा वो क्या होगा? मेनी वन onto फंक्शन। ठीक है, तो ये थे कुल 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो अंतःक्षेपी, दूसरा आच्छादक फलन। और इसमें 2 टाइप होते हैं, अंतःक्षेपी एकांकी फलन, अंतःक्षेपी बहुएकांकी फलन। और इसमें 2 टाइप के होते हैं, आच्छादक एकांकी फलन और आच्छादक बहुएकांकी फलन। ठीक है, तो ये थे फलन के प्रकार। अब ये कुल मिला के 4 फलन बन गए। कितने फलन? 2 2 4 और 4 1 5 1 6, कुल मिलाकर कितने फलन हो गए? 6 फलन हो गए। अब यहाँ पर हम 6 फलन के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो एक एक फलन करके यहाँ पर डिफिनीशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ बढ़िया से यहाँ पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला फलन क्या है। तो बच्चों अभी हमने 6 जो है फलन के प्रकार बताएं। तो सबसे पहले हम एक एक एग्जाम्पल देकर इन 6 फलनों के बारे में अच्छे से बता देते हैं, फिर डिफिनीशन अपने आप से क्लियर हो जाएगा आप सबका। तो आइए एग्जाम्पल एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं अंतःक्षेपी का। किसका? अंतःक्षेपी एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे सबसे पहले किसका? अंतःक्षेपी का। ठीक है, अंतःक्षेपी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, कोई फलन अंतःक्षेपी कब होगा? कोई फलन अंतःक्षेपी कब होगा? जब मान लेते हैं ए का समुच्चय ये है और ये बी का समुच्चय है। ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 मान लेते हैं। ठीक है, और बी में एलिमेंट हैं, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। इस प्रकार से है। अच्छा, कोई फलन अंतःक्षेपी फलन कब बनता है? जब, ध्यान से देखिएगा, कंडीशन को ध्यान से सुनिएगा। अगर एक बार दिमाग में बैठ गया ना तो कभी भूलेगा नहीं, ये दिमाग में बैठा लो। तो कोई अंतःक्षेपी फलन कब होगा? जब ए के समुच्चय और बी के समुच्चय इस प्रकार फलन रखें, मतलब संबंध रखें कि एक का जो प्रतिबिंब बने ए में बने, जो 2 का प्रतिबिंब बने वो बी में बने, और जो 3 का प्रतिबिंब बने सी में बने, और जो 4 का प्रतिबिंब बने वो डी में बने। ये मानी बात नहीं है कि इसके सामने वाले में प्रतिबिंब बने। 4 का प्रतिबिंब बी में बन सकता है, 3 का प्रतिबिंब डी में बन सकता है, 2 का प्रतिबिंब ई में बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर हम सामने सामने दिखा दिया है, तो ये मत समझिएगा कि सामने सामने ही प्रतिबिंब बनेगा, कहीं भी इसका प्रतिबिंब। लेकिन अगर ए के कोई भी अवयव नहीं छूटते हैं और बी में कोई एक अवयव छूट जाए, ये देखो ई का कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, ई का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब, कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, जब बी के अवयव का, जब ध्यान समझिएगा, जब बी के अवयव का किसी एक अवयव का, ठीक है, बी में किसी एक अवयव का कोई पूर्व प्रतिबिंब ना बने, तब वहाँ पर क्या बनता है? अंतःक्षेपी फलन होता है। हमारी बात ध्यान से समझ लीजिए कि अगर समुच्चय बी में किसी एक अवयव का समुच्चय ए में कोई पूर्व प्रतिबिंब ना बने, तो वहाँ पर क्या होता है? अंतःक्षेपी प्रतिबिंब होता है। अब देखो, जैसे ए का प्रतिबिंब बी ए में बन गया, 2 का बी में बन गया, 3 का सी में बन गया, 4 का डी में बन गया, लेकिन ई का प्रतिबिंब नहीं बन पाया, ई का पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन पाया। यहाँ पर ये पूर्व प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है। तो ए 1 2 3 का प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन ई का कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसलिए क्या होगा? अंतःक्षेपी होगा। क्या होगा? अंतःक्षेपी होगा। ये बात क्लियर हो गई होगी? ठीक है,
चलिए अच्छा, यहाँ पर अंताक्षेपी में हमने दो बताया था, एक एकांकी बताया था और एक बहु एकांकी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एकांकी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पर चेक करेंगे। पहला स्टेप हमने बताया था एकांकी, ठीक है ना, अंतःक्षेपी एकांकी, एकाएकी लिख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं कैसे। देखिए, जैसे यहाँ पर हमने लिया एक समुच्चय ए ले लिया, ठीक है, ये इस प्रकार का हो गया। ठीक है, और एक समुच्चय हमने ले लिया बी जो कि इस प्रकार का हो गया। अब इसमें जो संबंध है वो मान लेते हैं ये है 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। इसमें जो है संबंध है वो है मान लेते हैं ए का, बी का, सी का और मान लेते हैं डी का, और ई का भी लगा लेते हैं यहाँ पर, ए बी सी डी ई। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर भी एकांकी और जो अंतःक्षेपी है वो लगभग एक ही बात है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब अगर इसका जो संबंध बन रहा है फलन का, वो 1 का 1 से रखे, 2 का बी से रखे, या 3 का डी से रखे, या 4 का सी से रखे, उससे कोई मतलब नहीं। एक अगर छूट रहा है तब भी अंतःक्षेपी एकांकी ही होगा। लेकिन यहाँ पर जितने फलन हैं केवल एक से संबंध रखेंगे। यहाँ पर जितने फलन हैं केवल बी से एक एक करके फलन रखेंगे, दो नहीं फलन रख सकते हैं। हमारे कहने की बात यह है कि इसमें से कोई भी अवयव एलिमेंट बी वाले से दो संबंध नहीं रख सकते हैं, केवल एक संबंध रख सकते हैं। इसलिए इसे बोलते हैं एकांकी। एक एक करके फलन, एक एक करके संबंध रखना 1 to 1 बोलते हैं। 1 से समुच्चय, ठीक है, फलन, इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये तो बातें। चले अच्छा, अब अगला क्या है, दूसरा वाला, इसका दूसरा जो पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट ले देते हैं। ये तो पहला था हाँ अंतःक्षेपी, अब इसका दूसरा पार्ट है अंतःक्षेपी बहु एकांकी। अंतःक्षेपी बहु एकांकी। ठीक है, चलिए अच्छा, इसका उदाहरण अगर दें तो देखिए अंतःक्षेपी बहु एकांकी कब होगा, जब जैसे ये ए समुच्चय हैं, इनके एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 4, ये समुच्चय बी है और इनके एलिमेंट हैं, मान लेते हैं इनके एलिमेंट हैं ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब ये अंतःक्षेपी बहु एकांकी कब होंगे, जब इसका जो फलन होगा किस प्रकार का होगा, एक का प्रतिबिंब एक से बनाए, ठीक है, इस प्रकार का बना सकता है, और ये जो ए वाला है इससे भी संबंध रख सकता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें से ए वाले जो अवयव हैं बी वाले से एक से बहुत संबंध बना सकते हैं। तो इसमें से देखो दो लोग एक ही से संबंध बनाए हैं, तो ये क्या हो गया, बहु एकांकी हो गया, कि क्योंकि इसमें से बहुत लोग केवल एक से संबंध बना रखे हैं। तो ऐसे इसको भी कर सकते हैं कि बी वाला 3 वाला बी से बना ले, फिर ये वाला इससे भी बना सकता है। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर और दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए 5 भी लिख सकते हैं, तो ये 5वां वाला संबंध बना लीजिए, मान लीजिए सी से बना लेता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया बहु एकांकी। क्या हो गया, बहु एकांकी। इसमें देखिए एलिमेंट छूटने चाहिए, तो 2 एलिमेंट तो छूट गया है ना, इसके मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि ई और डी का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, ये का तो क्लियर हो गई होगी ये बात कि अंतःक्षेपी में क्या क्या होते हैं। इसको याद रखिएगा, अंतःक्षेपी में क्या होता है कि सभी ए के जितने एलिमेंट हैं वो बी में संबंध बनाएंगे, और बी में
कोई ना कोई एक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं होगा, ए वाले में प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तब जाके अंतःक्षेपी बनेगा। अंतःक्षेपी और अंतःक्षेपी एकांकी दोनों एक ही बात है, ठीक है, दोनों लगभग एक ही हैं। अब अंतःक्षेपी बहुएकांकी में क्या होता है कि इसमें जितने एलिमेंट है, ए में जितने एलिमेंट है सब बी वाले से संबंध रखेंगे, लेकिन बी वाला एक नहीं, ए वाला एक नहीं, बल्कि बी वाले से अनेक संबंध रख सकते हैं, जिससे हम इसीलिए बोलते हैं बहुएकांकी, मेनी वन, ठीक है ना, एक नहीं अनेक से। तो ये देखो 1 और 2 ए से भी रखा है, 4 और 5 सी से भी रखा है, तो इसलिए क्या हो गया, बहुएकांकी, अंतःक्षेपी बहुएकांकी हो गया, ठीक है। तो ये तीनों उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला स्टेप देख लेते हैं, दूसरा वाला, जो कि क्या है, आच्छादक फलन। इसका उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय है ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक एलिमेंट है, एक समुच्चय है बी, जिसके एलिमेंट हैं मान लीजिए ए बी सी और डी। अब आच्छादक फलन में क्या होता है, इसमें कैसा फलन रहेगा कि 1 का प्रतिबिंब ए से बने, ठीक है, 2 का प्रतिबिंब बी से बने, और 3 का प्रतिबिंब सी से बने, 4 का प्रतिबिंब डी से बने। लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, जितने अवयव हैं वो सभी अवयव बी से संबंध रखने चाहिए, ठीक है। मतलब बी का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब बी समुच्चय का, बी का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है। बी का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है। इसमें किसी एक का पूर्व प्रतिबिंब नहीं रहता, इसमें सभी का पूर्व प्रतिबिंब बनेगा, और ए वाला सभी से क्या करेगा, संबंध रखेगा, ठीक है। क्लियर होगी ये बात। चलिए अब जैसे ये आच्छादक फलन है, वैसे दूसरा वाला क्या रहेगा, पहला वाला इसमें क्या रहेगा, आच्छादक एकाकी फलन। दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है, दोनों एक ही प्रकार के रहेंगे, ठीक है। अगर इसमें हम फलन लें तो मान लीजिए ये हमारे पास हो गया ए और ये हमारे पास हो गया बी, ठीक है। ए और बी हो गए, इसमें मान लेते हैं 1 2 3, इसमें मान लेते हैं 4 5, ऐसे ए वाला मान लेते हैं ए बी सी। तो बात वही है, एक का संबंध ए से हो, बी का संबंध चाहे जिससे हो, लेकिन एक दूसरे से मतलब आपस में संबंध रखें, कोई एलिमेंट खाली ना हो, बस यही कहने का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं दूसरे का। दूसरा क्या है, आच्छादक बहुएकांकी फलन। अब इसमें थोड़ा से समझने वाली बात है, जैसे समझो ध्यान से, हमने यहाँ पर एक समुच्चय ले लिया ए का और एक समुच्चय ले लिया बी का, ठीक है। इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, और इसमें एलिमेंट है मान लेते हैं, इतना ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4 ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं ए बी सी और डी, इस प्रकार से, ठीक है। अब जैसे समझे, अब यहाँ पर बहुएकांकी दिखाना है, बहुएकांकी बहुएकांकी मतलब जो बहुत से संबंध रखें, जैसे इसका जो यहाँ पर एफ, इसका जो फलन बनेगा एफ, मतलब ए का संबंध 1 से हो, बी का संबंध मतलब 2 का, यहाँ ए का 2 से भी हो सकता है कि नहीं, और बी का 2 से हो सकता है, तो बी का 4 से भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार का भी संबंध रख सकते हैं, ठीक। और यहाँ से इस प्रकार से, लेकिन अगर कहो कि सी वाला संबंध रख ले 4 से, तो यहाँ पर 2 लोग हो जाएंगे ना, 2 का संबंध 1 से नहीं रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 लोग जाकर 1 से संबंध रख सकते हैं, यही कहलाता है बहुएकांकी, ठीक है ना। तो 2 ही लोग रहने दीजिए, तो इसका 2 से संबंध हो गया, इसका 2 से संबंध हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आच्छादक बहुएकांकी फलन।
तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि अंताक्षेपी में तो हो गया था, जैसे यहाँ पर अछांदक में क्या होता है कि सभी का संबंध सभी से होना चाहिए, लेकिन बी के जितने अवयव हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब मिलना चाहिए, बस यही बात है। अछांदक में वही है, बी का पूर्व प्रतिबिंब मिलना चाहिए, लेकिन एक का संबंध सिर्फ एक से होना चाहिए, दो का दो से नहीं होना। अब यहाँ पर एक का संबंध एक से बहुत 3 से 4 से 5 से सबसे हो सकते हैं संबंध, लेकिन बी वाले से, ठीक है ना। बी में अनेक लोग मिलकर यहाँ से संबंध बना सकते हैं और एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। बी वाले में जितने एलिमेंट हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब बनना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, किसी एक का या दो का क्या होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब ए में नहीं बनना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये क्लियर हुआ ये बात। तो चले, ये था जो है हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया अंताक्षेपी का और अछांदक का। तो हम आशा करेंगे आप सबको बढ़िया से समझ आ गया। अगर नहीं आया है तो कमेंट में एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम इस बार दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब इसका डिफिनीशन देख लेते हैं एक एक करके इसका। तो आइए पहला फलन देखते हैं जो कि है अंताक्षेपी फलन। अंताक्षेपी फलन किसे कहते हैं, एग्जाम्पल तो अभी हमने देकर बताया बच्चों आप सभी को। इसका परिभाषा कैसा होगा कि यदि फलन f सच दैट इस प्रकार हो कि समुच्चय ए परिभाषित हो समुच्चय बी में, इस प्रकार हो कि समुच्चय ए के अलग अलग अवयव के लिए समुच्चय बी में अलग अलग प्रतिबिंब हो। मतलब जितने ए के समुच्चय हैं, जितने ए के अवयव हैं वो समुच्चय बी के अवयव से अलग अलग प्रतिबिंब हो, परंतु बी में कम से कम एक अवयव, बी वाले में एक अवयव ऐसा होना चाहिए कि उसका पूर्व प्रतिबिंब ना हो। तो इस प्रकार का जो फलन होता है अंतःक्षेपी फलन कहलाता है, ठीक है। इसका डिफिनीशन अभी हमने उदाहरण में भी बताया, यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा। अब जैसे हम यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए है एक समुच्चय जिसका है 1 2 3, ठीक है। एक बी है समुच्चय जिसका मान लेते हैं बी वाले का कुछ भी ले लीजिए, ए बी सी ले लीजिए, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। और हमारे पास जो फलन दिया है एफ, वो दिया है 1 से ए और 2 से बी और यहाँ से ठीक है और 3 से डी मान लेते हैं। इस प्रकार का है फलन। अब ये पूछ रहा है कि बताइए कि यह अंतःक्षेपी फलन है कि नहीं है। चेक करो। सबसे पहले ए समुच्चय हो गया, ये बी समुच्चय हो गया। इसके एलिमेंट कौन है 1 2 3 और बी के एलिमेंट कौन है ए बी सी। तो यहाँ पर दे रखा है एक का इमेज बी में बन रहा है, एक का इमेज ए में बन रहा है, तो ए का संबंध एक से रखो। दो का इमेज बी में बन रहा है तो 2 का इमेज बी में बन गया। 3 का इमेज बी में बन रहा है तो मतलब 3 का भी किस में बन रहा है, बी में बन रहा है। ये संबंध रखा या फलन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अभी कह रहा है कि बी में कम से कम, ये स्टेप याद रखो, बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो उसका पूर्व प्रतिबिंब ए में ना हो। तो बताओ ये सी है, सी का इसमें कहीं पूर्व प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा, मतलब सी का संबंध ए में नहीं दिख रहा है, तो सी का पूर्व प्रतिबिंब ए में नहीं है। तो यहाँ जो सी है, सी का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है, नहीं है। अगर सी का पूर्व प्रतिबिंब ए में नहीं है तभी ये तो अंतःक्षेपी बन रहा है, तभी अंतःक्षेपी है, नहीं तो अंतःक्षेपी नहीं होता। तो ये था हमारा अंतःक्षेपी। अब अंतःक्षेपी के 2 टाइप्स हैं, उसको भी देखते हैं क्या है। तो बच्चों अंतःक्षेपी का पहला पार्ट है जो कि है एकांकी अंतःक्षेपी फलन। ये क्या कह रहा है, इसका डेफिनेशन क्या हमने एग्जाम्पल देकर बता ही दिया है, समझ में आ ही गया होगा आप सबको कि एफ इस प्रकार है कि ए से बी में परिभाषित है, एकांकी अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। यदि कब कहलाएगा, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में अलग अलग हो, ठीक है। जो ए का समुच्चय का प्रतिबिंब है बी के समुच्चय के प्रतिबिंब में अलग अलग प्रतिबिंब बनाता हो, अर्थात बी का एक अवयव ए के एक अवयव से संबंधित हो। मतलब बी के जितने अवयव हैं उसमें से एक और बी के जो जितने अवयव हैं उसमें से एक,
मतलब एक एक करके संबंध रखते हो, ठीक है, तो एकांकी अंतःक्षेपी फलन होते हैं, ठीक है। तो इसका जो अगर हम मैथमेटिकल तरीके से इसको मतलब परिभाषित करना चाहें तो हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि यफ सच दैट इस प्रकार है कि ए बी में परिभाषित है, एकांकी अंतःक्षेपी फलन है यदि कब, यदि एफ ऑफ x1 बराबर हो एफ ऑफ x2, फलन जो है f1 और फलन f2 दोनों कैसा हो, बराबर हो, तो यह x1 बराबर x2, लेकिन ये x1 x2 कहाँ बिलोंग करेगा, ए वाले समुच्चय में रहेंगे, ए के समुच्चय के हैं। तो ये हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल इस तरीके का एग्जाम्पल आएगा, जैसे लिखा है एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, आर से आर में परिभाषित है। फिर कह रहा है एक्स किस प्रकार का है, जो एफ ऑफ एक्स है ये है 2x + 5 बिलोंग्स टू एक्स आर में एक एकांकी प्रतिबिंब है, जबकि x1 x2 बिलोंग्स टू आर में। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए हमारे पास ये x और y क्या है, x जो है वो समुच्चय ए के सभी अवयव हैं, समुच्चय ए के सभी अवयव हैं, मतलब जो x1 है कामा x2 है वो बिलोंग कर रहा आर में। इसके मतलब क्या है कि जो ये हमारे पास जो एफ ऑफ x दिया है वो दिया है 2x + 5। अगर यहाँ से इसको हम सर्टिफाई करें, अगर यहाँ से x1 की वैल्यू निकालें, जैसे x1 निकालें तो ये बनेगा क्या, 2x1 + 5 बनेगा, ठीक है। अगर हम एफ ऑफ x2 निकालें तो बनेगा 2x2 + 5। अगर इन्हीं दोनों को बराबर करते हैं, अगर बराबर आएगा तब तो एकांकी है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ से अगर हम निकालें एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 तो क्या बनेगा, यहाँ से वैल्यू रखो, ये है 2x1 + 5 बराबर इसकी वैल्यू कितना है 2x2 + 5। ये 5 उधर गया, माइनस बन जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2x1 बराबर 2x2 और 2 भी कैंसिल होगा तो x1 बराबर x2। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं तो एकांकी है, एकांकी है, ठीक। बस यही तो आपको बताना है, अगर x1 x2 बराबर आते हैं तो एकांकी है, नहीं तो नहीं है, बस इतने ही काम करना है, ठीक है। अगर नहीं है तो बहु एकांकी होंगे, ठीक है, दोनों कंडीशन में एक ही आएगा। तो ये था एकांकी अंतःक्षेपी। अब देखते हैं बहु एकांकी अंतःक्षेपी क्या। तो बच्चों दूसरा पार्ट है जो कि है बहु एकांकी अंतःक्षेपी फलन। ये क्या कह रहा है कि इसका परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल देकर हमने बता ही दिया है। तो ये है एफ सच दैट इस प्रकार है, ए से ए बी में परिभाषित है, बहु एकांकी अंतःक्षेपी फलन कहलाता है यदि क्या ऐसा हो, यदि समुच्चय ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों का समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब हो। मतलब समुच्चय ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों का जो प्रतिबिंब बन जाए वो समुच्चय ए में बी में जाकर केवल एक ही अवयव से प्रतिबिंब बने, तो वहाँ पर क्या होता है कि मतलब बहु एकांकी अंतःक्षेपी का संबंध बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि जो इसका अगर मैथमेटिकली बात करें तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एफ सच दैट इस प्रकार है, ए परिभाषित है बी में, बहु एकांकी अंतःक्षेपी फलन है यदि f1 बराबर हो f2, लेकिन f1 नॉट इक्वल टू बराबर हो f2 के, लेकिन f1 और f2 जो है बराबर, सॉरी f1 बराबर हो f1 लेकिन x1 x2 बराबर ना हो, x1 x2 बिलोंग्स टू ए में। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि एफ सच दैट इस प्रकार है कि आई परिभाषित है आई में, x बराबर है x² बिलोंग्स टू x जो है बिलोंग करता है आई में, ठीक है, फॉर ऑल। तो बहु एकांकी अंतःक्षेपी फलन है, इसको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या दे रखा है कि जो x1 है और x2 है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, आई में, ठीक है। इसका मतलब अगर हम जो हमारे पास फलन है f है वो कितना है x², एफ ऑफ x कितना है x²। तो यहाँ से अगर हम एफ ऑफ x1 निकालें तो ये हो जाएगा x1², होगा कि नहीं, सही है। अच्छा यहाँ पर अगर हम एफ ऑफ x2 निकालें तो ये हो जाएगा एफ ऑफ x2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोनों को अगर हम बराबर रखें, ठीक है, अगर इसको हम बराबर करना चाहें तो देखिए कैसे बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा f1। अच्छा यहाँ पर हम एक काम करते हैं, x1 और x2 कुछ भी मान लेते हैं, x1 कुछ और मान लेते हैं और x2 कुछ और मान लेते हैं, ठीक है। जैसे x1 हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, x1
चलिए अगर हम मान लेते हैं कि x बराबर 1 है, ठीक है, x1 बराबर 1 मान लेते हैं और x2 बराबर मान लेते हैं कुछ भी मान लीजिए, दूसरा मान लेते हैं ये 2 है। तो बताओ यहाँ से f(x1) कितना आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा जो कि 1 ही मिलता है, और f(x2) कितना मिलेगा, 2 का स्क्वायर मतलब मिलेगा कितना, 4। अब यहाँ से बताओ क्या f1x बराबर है f1x2, ये तो बराबर दिख रहा है लेकिन इसका मान 1 है, इसका मान 4 है, जो कि यह बराबर नहीं है। 1 और 4 बराबर नहीं, जब यह बराबर नहीं है तो यह कैसा हो जाएगा, बहुएकांकी। बहुएकांकी क्या है, बहुएकांकी है। बस यही यहाँ पर दिखाना था, ठीक है। और बाकी तो आप ही जानते हैं कि इसमें का जो समुच्चय ए के जो एलिमेंट हैं उस समुच्चय बी में जाके 2 लोग संबंध 1 लोग से बना सकते हैं, इसका कहने का मतलब ये है। तो ये था जो है बहुएकांकी अंतःक्षेपी। अब देखते हैं आच्छादक समफलन क्या। तो अगला फलन है बच्चों जो कि है आच्छादक फलन, दूसरा वाला आच्छादक फलन। यफ ये क्या कह रहा है कि यफ सदृढ़ इस प्रकार है, ए से बी में परिभाषित है, इस प्रकार हो कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय बी में प्रतिबिंब हो, मतलब ए में जितने प्रतिबिंब हैं वो बी में प्रतिबिंब बने, ठीक है, परंतु ए के सभी अवयव पूर्व प्रतिबिंब ए में हो, मतलब ए के जितने प्रतिबिंब ए में जितने अवयव हैं बी में जाके पूर्व प्रतिबिंब बना सकें, ठीक है। तो इस प्रकार का जो फलन होता है वो आच्छादक फलन कहलाता है, ठीक है। उसमें क्या था, बी में किसी एक का पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनता था, लेकिन इसमें सभी का ए के जितने अवयव हैं वो बी के जितने अवयव हैं ए में पूर्व प्रतिबिंब बनाएंगे, और ए के भी जितने प्रतिबिंब हैं वो जाके जितने अवयव हैं वो बी में प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन है। जैसे समझो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर बताते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक समुच्चय ए है, इनके 1 2 3 4 ये अवयव हैं, और एक है बी जिनके अवयव हैं मान लीजिए ए बी सी, ठीक है। इस प्रकार से डी मान लेते हैं, ठीक है। और एफ ऑफ एफ हमको क्या दे रखा है, जैसे 1 का ए से दिया है, ठीक है, फिर 2 का ए से दिया है, बी से मान लेते हैं, और 3 का मान लेते हैं सी से दिया है, और 4 का मान लेते हैं ए बी सी से है, ठीक है, और ठीक ये है डी से। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। ए वाला क्या है 1 2 3 4, और बी वाला क्या है 1 ए बी सी डी है। अब ये संबंध कैसे बनाएगा, अब इसमें दिखाना है हमको कि यह आच्छादक फलन है कि नहीं। ये ए है, इनके एलिमेंट है 1 2 3 4, इनके में एलिमेंट हैं ए बी सी डी। ये बी है, यहाँ से यहाँ तक संबंध बनाते हैं, मतलब यह फलन है यफ, ठीक है, यह फलन है। अच्छा, यहाँ से 1 का संबंध 1 से है, ऐसे कर दो। 2 का बी से प्रतिबिंब बना रहा है, इसे कर दो। 3 का सी से बना रहा है, और 4 का डी से बना रहा है। मतलब सभी का, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं इनका पूर्व प्रतिबिंब इसमें है, मतलब बी का सभी पूर्व प्रतिबिंब, सभी पूर्व प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, सभी पूर्व प्रतिबिंब है, ठीक है। और यहाँ पर ए का सभी प्रतिबिंब है, सभी प्रतिबिंब है। बस यही कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तब तो यहाँ पर आच्छादक फलन है, ठीक है। तो ए का पूर्व प्रतिबिंब इसमें है और ए का प्रतिबिंब इसमें है, इसलिए यह क्या है, आच्छादित है। बस इतने ही क्लियर है। अब इसका संबंध यहाँ भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सामने सामने का ही संबंध बने, ठीक है। तो ये था आच्छादित फलन। अब इसमें 2 पार्ट है, उन दोनों पार्टों को देख लेते हैं क्या है। तो अगला फलन है बच्चों आच्छादित का दोनों पार्ट क्या है। पहला पार्ट है एकांकी आच्छादक फलन। एकांकी आच्छादक फलन में हमने यहाँ पर
थ्योरेटिकल कुछ लिख दिए हैं कि इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे कि यफ सच दैट A2 बिलोंग्स, मतलब A परिभाषित है B में, मतलब A समुच्चय है और B भी समुच्चय है, एकांकी अछांदक फलन है। कब होंगे? यदि, इसमें दो कंडीशन है, यदि F1 बराबर हो F2 के, मतलब Fx1 बराबर हो Fx2 के, दोनों बराबर हों, लेकिन X1 और X2 भी बराबर होने चाहिए, और फॉर ऑल X1 और X2 सभी बिलोंग करनी चाहिए किसमें? A में, ठीक है, समुच्चय A में। और दूसरा कंडीशन क्या है कि FA बराबर होना चाहिए B में। अच्छा, ये FA और B क्या है, ये क्या कंडीशन लाता है, ये कहाँ से आता है? जैसे समझिए यहाँ पर हमारे पास एक समुच्चय A है और एक समुच्चय B है, ठीक है, इसका एलिमेंट है 1 2 3, इसका मान लेते हैं A और B, इस प्रकार के हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो संबंध रखेगा, मान लीजिए A वाला संबंध रखा B से और ये वाला इससे भी संबंध रखा, ठीक है, और इसका संबंध हमने मान लिया, यहाँ एक C भी है तो मान लेते हैं ये वाला संबंध इससे रखा, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, इसका संबंध हमने यहाँ पर ये बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये फलन है, ये क्या है? फलन है F। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो F1 है ये किसका प्रतिबिंब है? A का, तो ये क्या है? A है। जो F2 है वो किसका प्रतिबिंब है? B का, मतलब फलन 2 वाला किसका प्रतिबिंब है? A का, तो A कर दीजिए। और जो F3 है वो किसका प्रतिबिंब है? B का, तो ये हो गया B, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। A किसका फलन है? 1 किसका फलन है? A का, तो F ऑफ A किसका? A का हो गया। F ऑफ 2 भी A का है, F ऑफ 3 भी किसका है? B का। इस प्रकार से लिखिए। अब बताओ ये सभी फलन किसके हैं? समुच्चय A के हैं, तो F ऑफ A हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और ये सभी एलिमेंट किस समुच्चय के हैं? B के हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट B रख दे सकते हैं। तो F ऑफ A बराबर कितना होगा? B होगा। तो इसी को हमने यहाँ पर लिखा है कि F ऑफ A बराबर होना चाहिए F ऑफ B के, मतलब इसमें जितने एलिमेंट हैं, ठीक है, जो संबंध रखते हैं वो B में जो संबंध रखेंगे दोनों आपस में बराबर होंगे, कहने का मतलब यही है, ठीक। तो अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है तब जाके एकांकी आच्छादित फलन होगा, ठीक है। ऐसे हमने बहु एकांकी आच्छादित फलन में क्या करना है कि F सच दैट इस प्रकार है, A जो है B में परिभाषित है, बहु एकांकी आच्छादित फलन है। कब होंगे? यदि, ठीक है, यदि पहला कंडीशन F ऑफ X1 बराबर हो F ऑफ X2, लेकिन X1 नॉट इक्वल टू, बराबर ना हो X2 के, फॉर ऑल X1, X2 बिलोंग्स टू A में, लेकिन और FA बराबर हो किसके? FB के, तो ये कंडीशन दोनों में लागू होगा। बाकी ये बराबर रहेगा, ये बराबर नहीं रहेगा, तो ये एकांकी होगा और ये बहु एकांकी होगा, ठीक है। तो ये था, यहाँ पर हमने बच्चों डिस्कस किया इस क्लास में फलन क्या है, फलन के प्रकार, ठीक है, इन सभी के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं। तो हमें आशा है कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, इतनी मेहनत से अगर हम पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया है, एक बार 2 बार क्लास रिपीट कर लीजिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर तब भी नहीं आता कमेंट करिए, हम और बढ़िया से बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आज की क्लास बस यहीं तक। अगले क्लास में उदाहरण को, जो एक्सरसाइज 1.2 है, उनके जितने उदाहरण हैं उनको सॉल्व कराएंगे। तो आज क्लास बस यहीं तक बच्चों। जय हिंद, धन्यवाद।